द स्नो क्वीन। एक बार की बात है, दो बहुत अच्छे दोस्त थे, के और ग्रेडा। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों दोस्तों को फूल पसंद थे और वो अपने आंगन में गुलाब के फूलों के पौधे लगाते थे। केक की दादी उन दोनों को हर रोज कहानियां सुनाती थी। एक दिन ठंड के मौसम में केक की दादी माँ उन्हें स्नो क्वीन की कहानी सुना रही थी। वो स्नो क्वीन एक दुष्ट चुड़ैल है। वो इंसानों के दिल को बर्फ में बदल देती है और उन्हें अपना गुलाम बना लेती है। तो फिर हमें अपने आप को स्नो क्वीन से बचाना होगा। अगर वो यहाँ आई तो मैं उसके दिल को आग से पिघला दूंगा और वो वाटर क्वीन कहलाएगी। मुझे किसी की हंसी सुनाई दे रही है। कौन है वो? क्या कोई खिड़की के बाहर खड़ा है? के ने खिड़की खोली और बाहर झांक कर देखा कि बाहर कोई है या नहीं। बाहर बर्फ गिर रही थी। तभी के की आंखों में कुछ चला गया। ओह, मेरी आंखें! आंखों के साथ साथ उसके दिल में भी कुछ चुभ गया। ओह, मेरा दिल! क्या हुआ के? तुम ठीक हो? तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। दूर हो जाओ यहाँ से। ग्रेडा हैरान हो गई। इससे पहले के ने उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। उस दिन के बाद के अजीब तरीके से पेश आने लगा। उसने ग्रेडा को टालना शुरू किया और वो उससे अकड़ से बात करने लगा। ग्रेडा को के का ये व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन के अपनी स्लेज लेकर बाहर निकला। के, चलो साथ में खेलते हैं। नहीं, मैं जाकर बड़े लड़कों के साथ खेलूंगा। के, हम अच्छे दोस्त हैं ना? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? हे, रुको! के ने ग्रेडा की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी स्लेज पर बैठकर चला गया। ग्रेडा ने उसका पीछा किया, लेकिन वो बहुत तेजी से चला गया। जल्द ही ग्रेडा के नजरों से दूर चला गया। निराश होकर ग्रेडा घर लौट आई। के स्लेज पर तेजी से जा रहा था। अचानक सफेद घोड़े का रथ उसके सामने आ गया और के की स्लेज को अपने साथ घसीटने लगा। शुरू में के को मजा आया, लेकिन बाद में वो डर गया। हाँ? वो रथ उससे स्नोलैंड ले जा रहा था। के ने सामने एक बड़ा बर्फ का किला देखा। रथ से कोई नीचे उतरा। वो स्नो क्वीन थी। स्नोलैंड में तुम्हारा स्वागत है के। इससे पहले के कुछ कहता, स्नो क्वीन ने अपनी जादुई छड़ी उसके सिर पर घुमाई। उसके जादू का असर हुआ और के बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चलने लगा। स्नो क्वीन के को किले में ले गई। ग्रेडा के का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो वापस नहीं आया। उसने के को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। गर्मी का मौसम आया और ग्रेडा ने तय किया कि वो के को ढूंढ निकालेगी और उसे वापस ले आएगी। उसने इस बारे में दादी माँ से बात भी की। तुम एक बहादुर लड़की हो ग्रेडा। तुम जरूर कामयाब होगी। शुक्रिया दादी माँ। तुम ये आईना रख लो, ये तुम्हारी मदद करेगा। आईने को अपने साथ लेकर ग्रेडा के को ढूंढने अपने सफर में चल पड़ी। वो चलते चलते घर से बहुत दूर आ गई थी। उसने रास्ते में पंछी, जानवर, पेड़ और हवा से पूछा कि क्या उन्होंने के को कहीं देखा है। किसी ने के को नहीं देखा, लेकिन ग्रेडा ने हार नहीं मानी। वो बस चलती रही। बहुत दूर आने के बाद वो एक नदी के पास पहुंच गई। वहां कोई भी नहीं था। ग्रेडा ने कुछ देर सोचा और नदी से पूछा, प्यारी नदी, तुमने मेरे दोस्त के को कहीं देखा है? बताओ, वो गुम हो गया है। वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। ग्रेडा निराश हो गई और वो जगह छोड़कर जाने लगी। तभी कहीं से एक सीगल वहां आई और ग्रेडा के कंधे पर बैठ गई। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर पहले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। और वो सीगल उड़कर चली गई। ग्रेडा को लगा ये जरूर नदी का संदेश होगा। उसने अपना नेकलेस निकाला और नदी में फेंक दिया। अचानक एक बोट उसके सामने तैरते हुए आ गई। वो खाली थी। ग्रेडा बोट में बैठ गई और बोट अपने आप ही चलने लग गई। वो ग्रेडा को नदी के दूसरे किनारे ले गई। ग्रेडा बोट से उतरी तो उसके सामने एक फूलों का बगीचा था। वो बगीचा बहुत ही खूबसूरत था।
वहाँ तरह तरह के फूल थे। उसने अपनी जिंदगी में इतने तरह तरह के फूल कभी नहीं देखे थे। ग्रेडा उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई, लेकिन उसने गौर किया कि उन फूलों में खुशबू नहीं है। एक औरत ग्रेडा की तरफ चलकर आई। तुम्हारा स्वागत है लड़की। शुक्रिया। तुम कौन हो बच्ची, और तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं ग्रेडा, मैं अपने दोस्त के को ढूंढने आई हूँ। आपने उसे देखा है? के? ओह नहीं, मैंने उसे नहीं देखा है। ओह, तो अब मुझे चलना चाहिए। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। जरा रुको, तुमने क्या नाम बताया? के? मुझे लगता है मैंने उसे यहाँ से जाते देखा है। मेरे साथ चलो, मैं उस दिन की सारी बातें तुम्हें बताती हूँ। और उस औरत ने ग्रेडा को चाय दी। ग्रेडा ने के गुम होने की सारी कहानी उसे बता दी। उसने अपना शक स्नो क्वीन पर होने के बारे में बताया। ओह, वो स्नो क्वीन, वो एक चुड़ैल है। उसी की वजह से मेरे फूलों से खुशबू चली गई। मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। कुछ देर बाद वो औरत ग्रेडा के बालों में कंघी करने लगी। उसके पास जादुई कंघी थी। दरअसल वो औरत चाहती थी कि ग्रेडा हमेशा के लिए उसके साथ रहे, क्योंकि वो बहुत समय से अकेली रह रही थी। उस जादुई कंघी की मदद से ग्रेडा की याददाश्त चली गई। ग्रेडा सो गई और जब वो उठी उसे कुछ भी याद नहीं रहा। मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे साथ हो बच्ची, मेरे बगीचे में। उस औरत का जादू ग्रेडा के मासूम दिल पर नहीं चल सका। जैसा ही ग्रेडा ने उस औरत के सिर की हैट पर गुलाब के फूल देखे, उसे के की याद आई और उसकी सारी बातें भी। मुझे जल्द से जल्द के को ढूंढना होगा। मुझे जाना चाहिए। उस औरत ने ग्रेडा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ग्रेडा का इरादा पक्का था। वो बोट के पास आ गई और उसमें बैठ गई। बोट चलने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जाना कहाँ है। हे नदी, मुझे रास्ता ढूंढने में मदद करो। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, एक कौवा उसके पास उड़कर आ गया और उत्तर की दिशा की तरफ इशारा करने लगा। कुछ देर के लिए ग्रेडा कौवे के पीछे चलती रही। उसने बर्फीली नदी पार की और एक जहाज के पास पहुंच गई। ग्रेडा जहाज पर चढ़ गई। क्या ये जहाज मुझे स्नो क्वीन के किले तक पहुंचाएगा? एक पायरेट लड़की ग्रेडा के सामने कूद पड़ी। क्या तुम रास्ता भटक गई हो? ये एक पायरेट शिप है। ग्रेडा ने उसे के और स्नो क्वीन के बारे में सब कुछ बता दिया। पायरेट लड़की को सुनकर बहुत दुख हुआ। के को स्नो क्वीन के किले से बाहर निकालना मुश्किल है, उसे भूल जाओ। मैं उसे जरूर बचाऊंगी। मैं उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यही रहो। लेकिन मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। तुम्हारे दोस्त को ढूंढने में मैं मदद करूंगी। अगली सुबह पायरेट लड़की ग्रेडा के लिए एक रेंडियर लेकर आई। एक बात बताऊं ग्रेडा, ये इस बर्फीली दुनिया का सबसे तेज रेंडियर है। ये तुम्हें स्नो क्वीन के किले तक पहुंचा देगा। शुक्रिया। स्नो क्वीन को छोड़ना मत, अच्छा सबक सिखाना। ग्रेडा रेंडियर पर बैठकर दौड़ने लगी। बहुत दूर जाने के बाद ग्रेडा एक इग्लू के पास पहुंच गई। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था। तो तुम्हारे पास वो आईना है ना? यह सुनकर ग्रेडा को आश्चर्य हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस बूढ़े आदमी को आईने के बारे में कैसे पता। उसने आईना बाहर निकाला और उस बूढ़े आदमी को दिखा दिया। क्या मैं इससे स्नो क्वीन को हरा पाऊंगी? नहीं, ये तो जादुई आईना है। ये सच्चाई बताता है, सच के सिवा कुछ भी नहीं। फिर उस बूढ़े आदमी ने स्नो क्वीन असल में कौन है ये बताया। जब स्नो क्वीन छोटी लड़की थी, वो बहुत दयालु और खुश रहने वाली लड़की थी। वो जहाँ भी जाती वहाँ फूल खिलते थे। जब वो हंसती थी, उसकी आंखें सूरज की किरणों की तरह चमकती थी। वो खास थी और खुशमिजाज भी। उसका नाम था लीला। लेकिन हर किसी को लगता था कि वो चुड़ैल है, इसीलिए कोई भी बच्चों को लीला के साथ खेलने या बात करने नहीं देता था। वो अकेले और दुखी रहने लगी।
धीरे धीरे वो सबसे नफरत करने लगी, यहाँ तक कि आसपास के माहौल से भी। और फिर एक दिन उसने एक इच्छा मांगी। हर कोई जिसने भी मुझसे बुरा व्यवहार किया है उसे बर्फ बना दो। और फिर उसने सबसे दूर अपना एक बर्फ का किला बनाया और वो अकेले ही बड़ी हो गई, बिना किसी प्यार और खुशी के। देखो, उसे मारना मत, उसके दुष्ट विचारों को मारो। तुम्हारा जादुई आईना ये कर सकता है। अगर तुम उसे वो क्या थी ये बताने में सफल हुई तो तुम अपने दोस्त के को भी बचा सकोगी। ग्रेडा स्नो क्वीन के किले में पहुंच गई। उसे एक जगह के दिखाई दिया। वो वहां बर्फ के पुतले बना रहा था। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये मैं हूँ, ग्रेडा। तुमने मुझे पहचाना नहीं? के उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन उसे पहचाना नहीं। अचानक कहीं से स्नो क्वीन वहां पहुंच गई। सुनो लड़की, यहाँ के बाकी लोगों की तरह इसका दिल भी बर्फ का बन चुका है। चली जाओ यहाँ से। ये मेरा गुलाम है, इसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें भी बर्फ बना दूंगी। आओ चले, तुम्हारी याद आती है। चलो घर चलते हैं। आओ चले। ग्रेडा के आंसू के हाथों पर गिर गए। आंसुओं में छिपे प्यार ने अपना असर दिखाया। धीरे धीरे के दिमाग में सारी यादें ताजा होने लगी। ग्रेडा, मैंने तुम्हें पहचान लिया। मुझे सब कुछ याद आ गया। ये सब देखकर स्नो क्वीन को गुस्सा आया और उसने अपनी जादुई छड़ी निकाली ताकि वो ग्रेडा पर जादू कर सके। ग्रेडा ने अपना आईना बाहर निकाला और उसके जादू को रोका। जादू का असर खत्म हो गया। स्नो क्वीन ने ग्रेडा का जादुई आईना देखने के लिए छीन लिया। उसमें उसे अपना चेहरा नजर नहीं आया। वो चेहरा था एक छोटी लड़की का। अचानक स्नो क्वीन फिर से छोटी लड़की में बदल गई। शुक्रिया ग्रेडा और के, शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं कौन हूँ। अब मैं अपने दुष्ट विचारों से आजाद हो गई हूँ। के और ग्रेडा लीला को अलविदा कहकर अपने घर वापस आ गए। स्नो वाइट और 7 बोने। एक बार की बात है, बहुत बहुत समय पहले एक राजा और रानी राज्य करते थे एक सुदूर प्रदेश में। रानी बहुत ही दयालु और प्यारी थी और राज्य के सभी लोग उसका आदर करते थे। रानी के जीवन में एक ही दुख था कि उसे संतान की इच्छा थी पर उसे न हुई। एक सर्दियों के दिन रानी बैठी थी एक लकड़ी की खिड़की पर और स्वेटर बुन रही थी। अचानक एक खूबसूरत स्नोबर्ड खिड़की पर आ बैठी, रानी को चौंकाते हुए। चिड़िया ने रानी के ध्यान को भटकाया और उसकी उंगली में सुई चुभ गई। खून की एक बूंद बर्फ पर गिरी उसकी खिड़की के बाहर। जब उसने खून की तरफ देखा तो वो एक शिशु के चेहरे में बदल गई। वो हैरान थी और उसने भगवान से कहा, ओह स्नो गॉड, मेरी इच्छा है कि मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी हो और होंठ खून की तरह लाल हो और बाल काले काले हो। उसके बाद जल्दी ही रानी गर्भवती हो गई और साथ ही वो बीमार पड़ गई। बहुत से लोगों ने उसका इलाज करने की कोशिश की पर वो ठीक नहीं हुई। मेरे प्रिय, चिंता मत करो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। प्लीज उम्मीद मत छोड़ो, भगवान पर भरोसा रखो। हमारा संतान का सपना अब पूरा होने जा रहा है प्रिय। हाँ मेरे प्रिय, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हो। स्नो गॉड ने हमें आशीर्वाद दी है, कुछ भी खराब नहीं हो सकता है। जल्दी ही बसंत की बहार आई और सब जगह फूल खिलने लगे। जब वे बच्चे के आने की तैयारी कर रहे थे, जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे थे, रानी और ज्यादा बीमार होती गई। एक सुहानी सुबह थी, सूर्य चमक रहा था जैसे उसी दिन ही सर्दियों की सारी बर्फ पिघल जाएगी। रानी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया जिसकी त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी, होंठ लहू की तरह लाल और बाल कोयले की तरह काले। मेरी रानी, तुमने आज तक का मुझे सबसे बहुमूल्य उपहार दिया है। कृपया मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा रानी। आपका धन्यवाद, पर मुझे लगता है कि मैं अपनी बच्ची के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पाऊंगी। ओह प्रिय, तुम बर्फ की तरह गोरी हो मेरी बच्ची। तुम्हारा नाम मैं स्नो वाइट रखती हूँ। मुझसे वादा करो महाराज,
कि आप हमेशा इसका ख्याल रखेंगे और मुझसे वादा कीजिए कि आप फिर से शादी करेंगे और मेरे बिना उदास नहीं महसूस करेंगे। मैं हमेशा उसकी देखभाल करूंगा, किसी भी कीमत पर। रोइए मत मेरे राजा। अलविदा मेरे प्रिय, अलविदा। ओ प्रिय, मुझे प्लीज अकेला छोड़कर मत जाओ। कुछ सालों तक राजा बहुत उदास रहा रानी की असमय मृत्यु के कारण। उसने स्वयं स्नो वाइट की देखभाल की, पर ज्यादा समय राजा अपने राज्य के कामों में व्यस्त रहता। उसने महसूस किया कि उसकी बेटी को प्यार भरी देखभाल की जरूरत है, इसलिए उसने दोबारा शादी करने का फैसला किया। नई रानी बहुत खूबसूरत थी, पर उससे कहीं ज्यादा वो बहुत ही जिद्दी और क्रूर स्वभाव की थी। उसने काला जादू सीखा था, जिससे उसने राजा को अपने वश में कर लिया। उसके पास एक जादू का आईना भी था, जो भविष्यवाणी करता और सच बताता जब भी वो जानना चाहती। मेरे प्यारे आईने, ओ दीवार पर लगे आईने, दिखा कौन है सबसे सुंदर। ओ मेरी रानी, तू ही सबसे सुंदर है। ओ सच में, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बुद्धिमान हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्नो वाइट और खूबसूरत होती गई, पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। वो पूरे राज्य में सबसे खूबसूरत लड़की बन गई, लेकिन सौतेली माँ को उसकी सुंदरता से ईर्ष्या होने लगी। आईने, ओ दीवार पर लगे आईने, कौन है संसार में सबसे सुंदर? तुम मेरी रानी, तुम ही सबसे गोरी और सुंदर हो, ये सच है, पर स्नो वाइट तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने के लिए? क्षमा चाहता हूँ, मुझे केवल सच बोलने के लिए ही बनाया गया है। रानी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने शिकारी को बुलाया। स्नो वाइट को जंगलों में ले जाओ और उसे मार डालो, और सबूत के लिए उसका दिल निकाल के ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा। रानी ने स्नो वाइट से कहा कि जंगल में जाकर कुछ जादू के फूल लेकर आए, जो उसे और भी ज्यादा सुंदर बना देंगे इस संसार में। वो बेचारा शिकारी स्नो वाइट को जंगल में ले गया, पर लड़की को मारने में उसने खुद को असमर्थ पाया। ओ प्यारी राजकुमारी, तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे तुम्हें मारने का हुक्म दिया है, पर मैं तुम जैसे सुंदर और दयालु लड़की को नहीं मार सकता। भाग जाओ, जितनी दूर हो सके भाग जाओ, और वापस कभी किले की तरफ मत आना। आप बहुत ही दयालु हैं। आपने मुझे नहीं मारा तो मेरी माँ आपको दंड देंगी। मैं किसी तरह उससे निपट लूंगा, लेकिन इस वक्त तुम जाओ। स्नो वाइट जितना हो सकता था तेज भागी। शिकारी ने एक जंगली सुअर का दिल लाकर रानी को पेश कर दिया। अब मैं हूँ सबसे सुंदर। स्नो वाइट उस बड़े से अंधेरे जंगल में अकेली थी, और उसे पता नहीं था कि क्या करे और कहाँ जाए। लगता था जैसे वृक्ष आपस में फुसफुसा रहे हों। इसने स्नो वाइट को और भी डरा दिया। वो भागने लगी। वो नुकीले पत्थरों और कांटों पर भागती गई। शाम होते ही कुछ छोटी चिड़ियाँ उसके गिर्द इकट्ठा होकर उसका स्कार्फ खींचने लगी। उसने महसूस किया कि वे उसे कुछ दिखाना चाहती थीं। वो उन चिड़ियों के पीछे जाने लगी। अचानक उसने एक अजीब सा छोटा सा घर देखा और पनाह के लिए अंदर गई उन चिड़ियों के साथ। घर के अंदर हर चीज छोटी थी पर संवरी हुई। एक छोटे से मेज पर सजा संवरा सफेद मेजपोश बिछा था और 7 छोटी छोटी प्लेटें लगी थीं, जिनमें खाना परोसा हुआ था। दीवार से सटे वहाँ 7 छोटे छोटे बिस्तर थे, सब एक कतार में और रजाइयों से ढके हुए। स्नो वाइट को इतनी भूख लगी थी कि उसने कुछ सब्जियां और थोड़ी डबल रोटी खाई हर प्लेट में से, और हर छोटे कप से थोड़ा थोड़ा दूध पिया। जंगल में भटकने के बाद वो थक गई थी, तो वो एक छोटे बिस्तर पर लेट गई और गहरी नींद में सो गई। अंधेरा होने के बाद उस घर के मालिक 7 बौने घर वापस आए। वे पहाड़ों में सोने की खदानों से सोना निकालते थे। चिड़ियों ने स्नो वाइट को जगाने की कोशिश की, पर वो गहरी नींद में थी। जैसे ही वे घर पहुँचे, उन्होंने देखा कि वहाँ कोई आया था। ओ, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा था? मेरी प्लेट में से खाना किसने खाया? मेरे डबल रोटी किसने खाई? और मेरी सब्जियों में से किसने खाया? मेरे फोक का इस्तेमाल किसने किया? और मेरे प्याले में से किसने पिया? पर 7वें बौने ने जब अपने बिस्तर की तरफ देखा,
तो पाया कि एक सुंदर लड़की वहाँ सो रही थी। कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। सातों बौने दौड़कर बिस्तर के पास आए। ओह, क्या बात है? ओह, ये लड़की कितनी सुंदर है। जरा धीरे बोलो, उसे सोने दो, चुप रहो। वे सब उसके बिस्तर को घेरते हुए गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह स्नो वाइट उठी और जब उसने 7 बौनों को देखा वो डर गई। उसका चिल्लाना सुनकर बौनी जाग गए। डरो मत हमसे। हम ड्वार्फ हैं, तुम हमारे घर में हो, फिक्र मत करो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्नो वाइट है। तुम हमारे घर के अंदर कैसे आई? स्नो वाइट ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बौनों ने कुछ देर एक दूसरे से बात की और फिर कहा, तुम हमारे लिए हमारे घर की देखभाल करोगी और बिस्तर बनाओगी, खाना बनाओगी, धुलाई, सिलाई और बुनाई, और सब चीज साफ सुथरी और संभाल कर रखोगी। फिर तुम हमारे साथ रह सकती हो और तुम्हें वो हर चीज मिलेगी जो तुम चाहो। मैं ये पूरे दिल से करूँगी। तो स्नो वाइट खुशी से रहने लगी उन बौनों के साथ। हर सुबह बौने पर्वतों पर चले जाते सोने की तलाश में और शाम को जब वे वापस घर आते स्नो वाइट उनके लिए खाना तैयार रखती और घर सजा संवरा। दिन के दौरान वो अकेली होती सिवाय उन छोटी चिड़ियों के और जंगल के पशुओं की जिनसे वो अक्सर खेलती। आईने आईने दीवार पर लगे आईने, कौन है सबसे सुंदर इस दुनिया में? तुम मेरी रानी, तुम बहुत सुंदर हो, ये सच है। पर स्नो वाइट जो पर्वतों के पार बौनों के साथ रहती है वो अभी भी तुमसे 1000 गुना सुंदर है। नहीं, वो गोरी लड़की अब भी जिंदा है। उस शिकारी ने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगी, पर मुझे अब स्नो वाइट को मारना होगा। पर कैसे? कैसे? मुझे बताओ कैसे? उसने महसूस किया कि उसने गुस्से में आईना तोड़ दिया है। रानी ने सोचा और सोचा, फिर दोबारा सोचा वो कैसे स्नो वाइट से छुटकारा पा सकती है। अंत में उसने कुछ सोचा। वो अपने सबसे गुप्त कमरे में गई जहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं थी। वहाँ उसने एक जहरीला सेब बनाया इतने कलात्मक तरीके से कि जहरीला होने के बावजूद वो बाहर से बहुत सुंदर और ताज़ा लगता था। फिर अपने जादू से उसने खुद एक बूढ़ी बेचने वाली औरत का वेश धारण किया और बोनो के घर तक गई जो पर्वतों के पार था और दरवाजे पर दस्तक दी। स्नो वाइट ने खिड़की से बाहर झांका। आप कौन है माँ जी? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? दरवाजा खोलो सुंदर लड़की, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं तुम्हें ये सेब देना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पति के लिए रोटी खरीद सकूँ। मैं किसी को अंदर नहीं आने दे सकती। 7 बौनों ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। कोई बात नहीं बेटी, लो मैं तुम्हें ताजे और स्वादिष्ट सेब देती हूँ। बदले में मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो। स्नो वाइट ने वो खूबसूरत और चमकते हुए सेब देखे तो खुद को रोक न पाई। वो किचन में गई और एक डबल रोटी ले आई जो उसने ताज़ा ताज़ा बनाई थी 7 बौनों के लिए। उसने वो उस बूढ़ी औरत को दे दी और उससे बदले में सेब ले लिए। उसने अपने मुंह में एक नवाला डाला ही था कि वो जमीन पर गिर पड़ी और मर गई। वो दुष्ट रानी अपने असली रूप में वापस बदल गई। बर्फ जैसे सफेद, खून जैसे लाल और काले काले बाल। 7 बौने तुम्हें कभी नहीं जगा सकेंगे। रानी तुरंत वापस भागते हुए महल गई और टूटे हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने आईने दीवार पर लगे आईने, कौन है संसार में सबसे सुंदर? आखिर आईने ने वो जवाब दिया जो वो सुनना चाहती थी। तुम मेरी रानी, तुम ही सबसे सुंदर हो। जब शाम को बौने घर लौटे उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर पड़े पाया। वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले रही थी, वो मर चुकी थी। उन्होंने उसे उठाया और उसकी तरफ हसरत भरी नजरों से देखा, उससे बातें की, उसे हिलाया और उस पर रोए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी प्यारी बच्ची मर चुकी थी और मरी ही रही। उन्होंने उसे भूसे के बिस्तर पर लिटाया और 7 उसके गिर्द बैठ गए और 3 दिन तक रोते रहे। वे उसे दफनाने वाले थे पर वो अभी भी इतनी तरोताजा और जीवित लगती थी। उसके गाल अभी भी खूबसूरत और लाल थे। हम इसे काली जमीन में नहीं दफना सकते, इसे सफेद ही रहना चाहिए, बेदाग जैसे कि ये है। उन्होंने एक पारदर्शी शीशे का ताबूत बनाया ताकि वो हर तरफ से दिखाई दे। उन्होंने उसे उसके अंदर लेटाया और ताबूत पर सुनहरे अक्षरों में लिखा, यहाँ लेटी है राजकुमारी स्नो वाइट।
फिर उन्होंने वो ताबूत बर्फीले पर्वत पर रख दिया। चिड़िया और बाकी जानवर स्नो वाइट के लिए मातम मनाने लगे। उसी समय एक राजकुमार उस पर्वतीय क्षेत्र में आया शिकार करने के लिए। उसने बौनों की भीड़ देखी और एक शीशे के केस के गिर्द पशुओं को देखा। राजकुमार सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है उस बक्से में जो इतने सुंदर जानवरों को आकर्षित कर रहा है। राजकुमार करीब गया और पढ़ा जो सुनहरी अक्षरों में लिखा था। उसने सोचा ये वही लड़की है जिसके उसने हमेशा ख्वाब देखे। मुझे ये ताबूत ले जाने दो और मैं तुम्हें इसके बदले कुछ भी दे सकता हूँ दोस्तों। अगर तुम हमें सोना दोगे तो भी हम इसे नहीं ले जाने देंगे। प्लीज मुझे इसे ले जाने दो, क्योंकि मैं इसे देखे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा अगर तुम लोगों ने इनकार किया तो। पागल हो गए हो क्या? ये तो मरी हुई है, इसे ले जाकर क्या करोगे तुम? मैं इसे सम्मान दूंगा और इसके लिए एक स्मारक बनाऊंगा अपने महल के नजदीक, ताकि उसकी आत्मा शांति से रहे। भले बौनों को उस पर दया आ गई और उसका सुझाव स्वीकार कर लिया। राजकुमार के सेवक उसे कंधों पर ले जाने लगे, पर तभी ताबूत उठाते समय एक लड़खड़ा गया, जिसकी वजह से सेब का जहरीला टुकड़ा जो स्नो वाइट ने खाया था बाहर निकल आया। राजकुमार तुरंत ताबूत को संभालने के लिए दौड़ा। उसने उसे पेड़ के नीचे रखा और उसे निहारने लगा। वो अभी भी सुंदर लग रही थी, जैसे जीवित हो। राजकुमार ने उसका माथा चूमा। जैसे ही उसने स्नो वाइट को चूमा, उसने अपनी आंखें खोल दी। स्नो वाइट उठकर बैठ गई और फिर से जीवित हो गई। मुझे तो याद ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। तुम मेरे साथ हो, मैं राजकुमार हूँ। और राजकुमार ने उसे बताया कि क्या हुआ था। ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने मुझे रखने का फैसला किया, ये जानते हुए भी कि मैं मर गई हूँ। पर क्यों? तुम ही एकमात्र वो लड़की हो मेरे सपनों की। मैं तुम्हें दुनिया की किसी भी चीज से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। मेरे साथ आओ मेरे महल में। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी और मेरी रानी बनोगी? हाँ राजकुमार, पर मैं पहले अपने पिता से मिलना चाहती हूँ। मैं अपने विवाह में उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। पर मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता कहीं खो गए हैं और बहुत लंबे समय से वो राज्य में वापस नहीं लौटे। ये जरूर मेरी दुष्ट सौतेली माँ की चाल होगी। कुछ कीजिए ताकि हम उन्हें ढूंढ सकें। ठीक है, तो चलो महल की तरफ चलते हैं और उनकी तलाश करते हैं। तो राजकुमार ने उसके खोए हुए पिता को ढूंढने का फैसला किया। उसने उनका राज्य जीत लिया उस दुष्ट रानी के किले पर चढ़ाई करके। उन्होंने उसका गुप्त कमरा खोजा जहाँ स्नो वाइट के पिता कैद थे। उन्होंने राजा को आजाद किया। दूसरी ओर जब रानी ने राजा को जेल से रिहा होते देखा, राजा और बाकी लोगों के गुस्से के डर से वो राज्य से भाग गई और फिर कभी नहीं देखी गई। राजा ने महल के दरबार में अपनी बेटी के विवाह का ऐलान किया। स्नो वाइट की शादी बहुत धूमधाम से हुई। उसके बाद सब हमेशा राजी खुशी रहने लगे।